अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, नहायत अहम डेवलपमेंट हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट का नफाज हो गया है। और ये जो एक्ट है इसका अचानक नफाज किया गया है और इसके साथ ही किसी ने मुस्तकबिल की तैयारी की है, किसी ने सुख का सांस लिया है और किसी के लिए सियासत में वापसी की राह हमवार हुई है। पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के हवाले से जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में अहम समाअत हुई, जिनमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के साथी जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी शामिल थे, तो समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस्मान मंसूर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत होने वाले केसेस के हवाले से नए कवानीन का इतलाक कर दिया गया है, जिस पे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थोड़े पुरसकून हुए और उन्होंने इस कानून को खुशामदीद कहा है और कहा है कि 184(3) के तहत होने वाले जो केसेस हैं और उनमें जो सज़ाएं हैं उसके हवाले से अपील का हक होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब 184(3) के तहत नायल हुए थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के ख्यालात कुछ मुख्तलिफ थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट में नया कानून नाफिज हुआ है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट, इस कानून के नफाज से तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन पैदा हो गई है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? इस कानून के नफाज से इमरान खान साहब को मुस्तकबिल में खासा फ़ायदा हो सकता है अगर उनको 184(3) के तहत सज़ा होती है या उनकी नाअहली होती है। ये तो बाद की बात है, लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एक सेफ एग्जिट मिला है। कोई माने ना माने, लेकिन उनको एक रास्ता दिया गया है। जो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन के हवाले से वो केस में फंस चुके थे और वो फैसला दे चुके थे और हुकूमत ने उसको नहीं माना था, और जिस तरह से वो बार बार चीफ जस्टिस साहब हुकूमत को ऑर्डर दे रहे थे कि 21 अरब दें, फिर उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के कहा कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दें। वहाँ से भी मामला ख़राब हुआ, वहाँ पे भी मामला तय नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए नहीं मिले, वहाँ भी हुकूमत पार्लियामेंट के पीछे छुपी। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने हुकूमत से कहा कि वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दें। फिर हुकूमत ने काबीना से बिल पास करवाया 21 अरब रुपए का, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट से दोबारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से मामला चले जा रहा था। अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इतने बुरे फंस चुके थे इस केस में कि अब वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती तो अब वो पूरी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ होती या पूरी काबीना के ख़िलाफ़ होती। तो इस तरह से वो बहुत मुश्किल हो गया था कि वो किसी के ख़िलाफ़ भी अब कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई कर पाते, और उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि वो किस तरह से इस केस में से निकलें। तो अब 184(3) के तहत चूँकि 14 मई का जो इलेक्शन के हवाले से केस था, तो अब उनको सेफ रास्ता मिल गया है ना। अब पंजाब में 184(3) के तहत 14 मई के इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जो ये केस सुना था, और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि चीफ जस्टिस साहब पंजाब में इलेक्शन अनाउंस करें और इलेक्शन करवाएं भी, लेकिन वो उल्टा हो गया और चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन तो ना करवा सके। अब पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के हवाले से जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने फैसला दिया था, उस पर अब चूंकि नए कानून के तहत अपील का हक मिल गया है, तो अब अपील की जाएगी इस फैसले के खिलाफ, और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अपना मनपसंद एक लार्जर बेंच बनाएंगे, क्योंकि अब ये 3 जज नहीं सुनेंगे, अब एक लार्जर बेंच बनेगा क्योंकि अपील दायर होगी। तो फिर ये मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब आज भी सुख का सांस ले रहे थे और अब सुख का सांस लेंगे, और जो उनके साथी जजेस हैं वो भी। और इस कानून के नफाज के बाद मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लिए भी सियासत के दरवाजे दोबारा खुलने जा रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो नाअहली हुई थी वो सो मोटो केस में हुई थी और 184(3) के तहत हुई थी। 25 मई तक तो ये कानून था कि 184(3) के तहत जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होता था
उसमें अपील नहीं थी, उसमें हल्का फुल्का रिव्यू हो सकता था और मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब ने अपनी नाअहली के खिलाफ रिव्यू इस्तेमाल किया था। लेकिन वो रिव्यू बस नाम का ही था, क्योंकि जो रिव्यू अगर होता भी था तो वो भी तभी कामयाब हो सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले में से कोई बारीक नुक्ता निकाला जाए, कोई ठोस गलती निकाली जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले पे कोई नज़रसानी कर सकती थी। वरना वो फैसला जूं का तूं ही रहता था और वो जूं का तूं ही रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सजा देने के बाद दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते थे और कोई माफ़ी नहीं थी। अब जो नया कानून नाफिज हुआ है उसके मुताबिक अब 184(3) के तहत अगर कोई सज़ा होती है या जो भी फैसला आता है उस पे अपील का हक मिल गया है, और जो अपील है वो 60 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। अब ये जो कानून है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट, ये 26 मई को कौमी असम्बली से पास करवाया गया, इस बिल को पास करवाया गया, और जो हमारे सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इस पर साइन कर दिए, इसको मंजूर कर दिया और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। और हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के नफाज को मुनासिब समझा और उस पर हामी भर ली है, उसे मंजूर कर लिया है कि ये ठीक है, ये कानून होना चाहिए। ये जो कानून सुप्रीम कोर्ट में नाफिज हुआ है 25 मई को कौमी असम्बली में ये बिल मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से फॉरवर्ड किया गया था, जिसे मंजूर किया गया। अब मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के पास 60 दिन है, मतलब 26 जुलाई तक का टाइम है तकरीबन उनके पास, तो वो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जो कुछ भाई हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये क्या मामला है, कि ये कौन सा कानून है, और अब जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के जो इख्तियारात हैं वो क्या तकसीम हुए हैं। वो असल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट से मिला रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, दोनों बिल मुख्तलिफ हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ना वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के हवाले से है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, कोई भी इस ओहदे पर जब आता है तो उसके हवाले से है कि इख्तियारात की जो है वो तकसीम है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से कुछ इख्तियारात लेके सुप्रीम कोर्ट के जो 2 और सीनियर जजेस हैं उनको दे दिए जाएं, और वो 3 जो जजेस हैं जिनमें चीफ जस्टिस साहब हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं चूँकि, और जो मोस्ट सीनियर्स में से जो हैं वो जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब हैं, वो तीनों इकट्ठे बैठें और वो नए बेंच की तश्कील करें मशावरत से। तो वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब करना नहीं चाहते थे, और इसी वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर उन्होंने स्टे दिया, और उसमें अपने 7 जजेस को लेके आए और 8वें वो खुद थे, और एक बेंच बनाया और जिनमें वो खुद थे और जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थीं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब थे, जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे। मेरा ख्याल है 8 हो गए हैं पूरे। तो इन सब को इन्होंने बिठा के इस कानून के ऊपर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर स्टे दे दिया। अब इस कानून के ऊपर दोबारा से जो समाअत है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने 1 जून को रख दी है, और इस कानून के ऊपर दोबारा से यही होगा कि वो इसके ऊपर स्टे दे देंगे। इसमें मसला ये है कि जो ये 8 जज हैं ना, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के अलावा 7 जजेस, इनमें से बेशतर ने चीफ जस्टिस बनना है, और ये जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं जो बनेंगे वो ये कभी नहीं चाहेंगे जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के मंजूर नज़र हैं, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सोच रखते हैं, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का
सुप्रीम कोर्ट में इतलाक हो जाए। और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट जो है वो आपको मैंने समझा दिया है कि वो क्या है और वो किस तरह का एक्ट है, और वो 184(3) के तहत जो फैसले होंगे सो मोटो केसेस में उन पर अपील का हक देता है ये वाला जो एक्ट है। अब जिसको भी सज़ा होगी वो इस नए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है 60 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर एक लार्जर बेंच बनेगा। मतलब पहले अगर 3 जजेस ने फैसला दिया है तो 5 जजेस का बेंच बन सकता है, अगर 5 ने दिया है तो 7 का बन सकता है या 8 का बन सकता है। तो इस तरह से ये कार्रवाई आगे चलेगी। जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत से हटाए जाने के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है, जिस पर इतराज़ भी लगाया गया है लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, तो वो अपनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाएं। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब, उन्होंने इस दरख्वास्त को बतौर इतराज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अब देखना है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी सदारत से बरतरफी थी या मनसूखी थी वो क्या रंग लाती है ये दरख्वास्त, और आइंदा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला होता है। जो मुस्लिम लीग नून है ना, उन्होंने इस दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने हल्का 91 मियाँ वाली से नाअहल किया था, लेकिन उनको पार्टी सदारत से नाअहल नहीं किया। तो यही उन्होंने मौक़िफ़ रखा है मुस्लिम लीग नून ने कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी सदारत है वो बहाल की जाए। इमरान खान साहब को आज JIT ने जिनाह हाउस और अस्करी टावर हमला केस में तफ्तीश के लिए तलब किया है, और जो DIG कामरान आदिल साहब हैं उनकी सरबराही में ये JIT बनाई गई है। तो उनकी JIT के सामने इमरान खान साहब ने आज शाम 4 बजे पेश होना है। ये भी आपको बताता चलूँ कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से पंजाब हुकूमत ने 10 JITs कायम की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होने वाला है। हालात से वाज़ेह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये कानून नाफिज हुआ है और लोगों को मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं चला कि किस तरह ये कानून अचानक पार्लियामेंट हाउस से आया, सदर ने मंजूर किया और सुप्रीम कोर्ट में इसका इतलाक भी हो गया, और 26 मई से ये कानून पाकिस्तान में नाफिज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में नाफिज हो चुका है। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बार बार ये बताया था कि आइंदा आने वाला जो वक्त है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है, और हालात ये दिख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और वो अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये जो 2-3 महीने हैं इसमें मियां नवाज शरीफ साहब मुझे आते दिखाई नहीं देते। ये गालबन सितंबर में मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को साइड पर होना पड़ेगा, रिटायरमेंट उनकी होगी तो हालात हो सकते हैं, या हो सकता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 16 सितंबर जो कि उनकी रिटायरमेंट की डेट है उससे पहले चले जाएं, तो फिर हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएं, तो वरना उससे पहले नहीं आएंगे। मेरी यही राय है कि मियां नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किल और मुश्किल, और वो ख़ुद भी अपने लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। और मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मिलिट्री एक्ट के तहत चल सकते हैं, क्योंकि सिविलियन अदालतों में तो वैसे भी उनको जो सहूलतकारी मिली है उसकी तो पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में भी कभी मिसाल नहीं मिली, लेकिन पूरी दुनिया में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। 9 मई के हवाले से ये मजबूत केसेस हैं जो उन्होंने आर्मी इमलाक और तनसीबात को निशाना बनाया और अपने लोगों से आर्मी की तनसीबात और इमलाक पर हमले करवाए। तो इस हवाले से
عمران خان صاحب کے خلاف سیدھے سیدھے آرمی ایکٹ کے تحت کیسز چل سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو نقصان کیا ہے وہ آرمی تنصیبات کا کیا ہے، آرمی کے اوپر ایک طرح کا حملہ کیا ہے، تو ان کے جو کیسز ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی چل سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو، میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میری جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کو کمزوری نہ سمجھو، جبکہ دوسری طرف وہ انتہائی زہریلی اور گھٹیا کیمپین سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں پاک فوج کے خلاف۔ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور میرا تو خیال ہے عمران خان صاحب اب بھی نہیں سمجھے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب شاید اس سے زیادہ ہوگا، جب ان کے خلاف یہ کیسز چلیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے، اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست میں انٹری ملے گی اور ان کو سیاست میں حصہ لینے دیا جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا، یہ ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس ہی کیا جائے گا۔ یہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ میری بالکل یہ رائے ہے، میں اس بات میں کلیئر ہوں کہ عمران خان صاحب سیاست سے مائنس ہیں، جبکہ جہانگیر ترین صاحب کا مستقبل روشن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جائیں گے، اور جو وہ 2-3 دنوں میں پارٹی بھی اناؤنس کرنے والے ہیں، یا ہو سکتا ہے 1-2 دنوں میں پارٹی اپنی نئی پارٹی اناؤنس کر دیں، تو وہ جو پارٹی ہوگی نا وہ بھی پرو پی ایم ایل این ہو سکتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کافی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور جس طرح سے ان کا جو گروپ تھا یا عبدالعلیم خان صاحب کا گروپ تھا، اس نے ماضی میں جو ہمارے حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں ان کو چیف منسٹر کے الیکشن میں سپورٹ کیا تھا اور ان کو جیت دلوائی تھی، تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہوگی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔